स्वागत है आप सभी का सास लर्निंग सेंटर में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है समास। समास क्या होता है, समास कहते किसे हैं और समास से संबंधित जो प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षाओं में वो किस प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समास को सही ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप सभी को जो समास से संबंधित जो है समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले समास कहते किसे, समास का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, समास का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास करते हैं। समझ में आया कि देखिए, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और वो शब्द का एक सार्थक अर्थ होता है तो वह समास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ पे फिर से बोलता हूँ, एक बार समझाता हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को समास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि समास और संधि में यहाँ पर अंतर क्या है। तो समास शब्दों के मिलने से बनता है, जबकि संधि जो है वर्णों के मिल से बनता है। ठीक है, यहाँ पे अंतर यही है कि समास जो है शब्दों के मिलने से बनता है और संधि वर्णों के मिलने से बनता है। तो यहाँ समझ में आ गया कि समास कहते किसे हैं। कि समास करने का मतलब होता है, उसका तात्पर्य होता है या उसका अर्थ होता है कि जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका एक सार्थक अर्थ होता है तो वह समास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि समासिक शब्द किसे कहते हैं। हम लोग देखेंगे समासिक शब्द किसे कहते हैं। तो समासिक शब्द का मतलब क्या होता है कि देखिए, समासिक शब्द समास के नियमों से, ठीक है, समास के नियमों से बने शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। यानी समास के जो नियम है कि दो शब्द आपस में मिल करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो समास के जो नियम से बने शब्द, जो नए शब्द बनते हैं, जो सार्थक शब्द बनते हैं, उसे को समासिक शब्द कहते हैं। अब देखते हैं कि समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या होता है, जैसे संधि में क्या करते हैं, संधि विच्छेद। तो समास में क्या कहते हैं, विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग करना। ठीक है, विग्रह का मतलब होता है अलग करना। तो देखिए यहाँ पे समासिक शब्द, जो समासिक शब्द, जो समास का जो शब्द बना है, समासिक शब्द के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास क्या होते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समझ में आया तो कि समासिक शब्द के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न है कि समास के भेद कितने हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास मुख्य रूप से जो है, यहाँ पे मुख्य रूप से क्या, समास के 6 प्रकार हैं। समास के कितने प्रकार हैं, समास के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से। तो पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के हैं। तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं और 6 प्रकार हैं इस प्रकार से: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, समास, समास में समास, समास में क्या, स और मास, मास माने महीना, महीना के कितने, 12 महीने के, तो उसके आधे कितने हो गए, 6। तो ये 6 प्रकार है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। और हमारे परीक्षाओं में कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और हमें कहा जाता है कि आप पहचानो कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो जो भी पहचान होगी वो पहचान जो होगी, ये 6 समासों के भीतर ही हमें पहचानना है कि इसमें से कौन सा समास है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहचान की एक विधि होती है, पहचान का एक ट्रिक है, उसे समझना होगा और हम आसानी से जो है उस प्रश्न का
हल या उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो पदों के आधार पर, पदों के प्रधानता के आधार पर जब हम समास की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी समास है, तो देखिए कि जैसे कि हम लोग अभी ने पढ़ा और यह जानते हैं कि समास जो होता है ना, होता क्या है, दो शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों का मेल होता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। तो देखिए दो शब्दों का मेल में क्या होता है, दो पद होते हैं। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद को कहा जाता है पूर्व पद, दूसरा पद को कहा जाता है उत्तर पद। देखिए तो यहाँ पे पदों की प्रधानता के आधार पर देखेंगे कि समास की पहचान हम कैसे करेंगे। तो देखिए पूर्व पद, जब पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो, समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो, तो ऐसे में कौन सा समास होगा, तो हम ध्यान रखेंगे हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। अगर पहला समासिक शब्द का पहला शब्द प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो, तो वह समास कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिएगा उत्तर पद, यदि उत्तर पद प्रधान है, समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान है, ऐसे में कौन सा वो समास होगा, कैसे उसकी पहचान कैसे होगी। तो उत्तर पद अगर प्रधान है तो समझ लीजिएगा कि वह तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास या द्विगु समास है। ठीक है, अगर उत्तर पद प्रधान हो तो इन तीनों में से कोई एक समास है। कौन कौन से, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अब इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, जब इनकी तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप इसकी पार्थक्यता हो जाएगी, अलग हो जाएगी, अलग समझ कर पाएंगे, उसकी पहचान कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों पद प्रधान हो तो क्या होगा, अगर उत्तर पद भी प्रधान है और पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है, ऐसी स्थिति में समझिएगा कि द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा समास, द्वंद्व समास है। अगर दोनों पद अप्रधान है, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, समझ लीजिए कि दोनों ही पद प्रधान नहीं है, ऐसी स्थिति में कौन सा समास होगा, तो वो होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्योंकि इसका जो प्रधान जो होता है, दोनों पद ही प्रधान नहीं होता, बल्कि एक तीसरा अर्थ होता है, जो छिपा हुआ अर्थ होता है वो प्रधान होता है, इसलिए बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ऐसा अव्ययी भाव समास होता क्या, उसको देखते हैं। तो देखिए जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समझ गए कि जिस समासिक शब्द का, इस समासिक शब्द में जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्यय तो समझते हैं जिसमें कोई कुछ में तोड़ा या जोड़ा नहीं जा सकता है, अव्यय हो। ठीक है, और पहला पद प्रधान भी हो, तो ऐसे समासिक शब्द को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए कि पहचान कैसे करेंगे इसकी, पहचान की अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे कैसे, तो देखिएगा कि पहला पद उपसर्ग होगा। ठीक है, पहला पद उपसर्ग होगा, यानी अव्यय होगा, उपसर्ग होगा। कौन कौन जैसे होंगे, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि जो है पहले शब्द में जब लगे हो, ठीक है, पहले लगा हो, पूर्व पद में लगा हो, तो समझ जाइए उसकी पहचान आसानी से हो जाएगी कि ये जो समास है किस प्रकार की समास है, तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कि ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार के शब्द आगे जुड़े हुए हो तो वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, यानी अव्यय जुड़ा होगा और या उपसर्ग के रूप में जुड़ा होगा तो वो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये अव्ययी भाव समास समझ में आ गया कैसे, कि अव्ययी भाव समास को पहचान कैसे करेंगे, तो जिस समासिक शब्द के आगे अव्यय या उपसर्ग जुड़ा होगा, किस प्रकार के, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि लगा हो, तो वह अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। तो देखिए प्रति और दिन मिलकर क्या हो गया, प्रतिदिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपसर्ग। ठीक है, ये हो गया शब्द, यानी वो ये शब्द हो गया, ये हो गया आपका पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। ठीक है, अब ये जो बना ये समासिक शब्द बना, क्या बना, समासिक शब्द।
और ये इसका विग्रह है। ठीक है, तो देखिए प्रतिदिन, तो क्या हुआ, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। ठीक है, तो ये पूर्व पद प्लस उत्तर पद मिलके समासिक शब्द बना प्रतिदिन। तो ये प्रति जो है ये उपसर्ग है और ये एक अवयव है। ठीक है, तो इस कारण से ये कौन सा समास हुआ, अवयवी भाव समास हुआ। दूसरा देखते हैं यथासंभव। यथासंभव, तो ठीक है, यथासंभव, यथा जोर संभव, यथा हो गया आपका पूर्व पद और ये संभव हो गया उत्तर पद। ठीक है, मिल करके एक समासिक शब्द का निर्माण हुआ यथासंभव। इसका अगर विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, तो जैसा संभव हो। समास का एक अर्थ ये भी होता है कि सब समूहों के लिए एक शब्द। ठीक है, यानी सब समूह के लिए जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो समास होता है। समास का एक शाब्दिक अर्थ या दूसरा अर्थ है संक्षेप में लिखना, संक्षेप कर देना, यानी कई शब्दों को संक्षेप में एक छोटा शब्द बना के प्रस्तुत करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझ में आ गया। तो और एक जो है ध्यान देने वाली बात है, एक नोट के तौर पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक ही शब्द की, ठीक है, पुनरावृत्ति 2 बार होती है और बीच में योजक शब्द होता है तो वो भी अवयवी भाव समास होगा। जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, अलग अलग। देखिए एक ही शब्द 2 बार आ रहा है और बीच में योजक चिन्ह है, तो ये भी एक समास है। और ये किस प्रकार का समास होगा, तो अवयवी भाव समास ही कहलाएगा। ये सब अवयवी भाव समास ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग समझेंगे कि तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है और इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए कि जिस समास का, इससे पहले भी हम लोगों ने ये पदों की पहचान करते समय देखें कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो तो वह तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या द्विगु समास होगा। तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास में जिस समास का उत्तर पद, देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, यानी बाद वाला पद ही मुख्य पद हो या प्रधान पद हो, तथा कारक चिन्ह का कारक चिन्ह लुप्त हो, यानी कारक चिन्ह का लोप हो। कारक चिन्ह समझ के सही समझे, कारक कोई कर्ता ने कर्म को कर्म से, ठीक है, समाधान के लिए अपादान से, ये जो पढ़े हुए जानते हैं कारक चिन्हों के बारे में, तो कारक चिन्हों का कहीं ना कहीं यहाँ पे लोप होता है। ठीक है, छिपा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे उदाहरण में आपको समझ में आएगा, राज प्लस कुमार, ये आपका हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। ठीक है, ये हो गया समासिक शब्द, समासिक शब्द, ये विग्रह हो गया उसका विग्रह। ठीक है, तो देखिए राज कुमार, राज और कुमार दोनों को संयुक्त करके बना क्या, राजकुमार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूर्व पद में राज है, उत्तर पद में कुमार है, समासिक शब्द बना राजकुमार। अगर इसके विग्रह करते हैं तो देखिए क्या होगा, राजा का कुमार। ये का जो है आपका क्या है, कारक चिन्ह है, जो इसमें लोप हो गया है, लुप्त हो गया है। तो राजकुमार कहने का तात्पर्य हो गया, इसका विग्रह करके राजा का कुमार। ठीक है, उसी प्रकार देखिए धर्म ग्रंथ, यानी पूर्व पद में धर्म है, उत्तर पद में ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ। मूल शब्द बना क्या, ये समासिक शब्द बना क्या, धर्म ग्रंथ। इसका विग्रह करेंगे तो धर्म का ग्रंथ। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे प्रधान कैसे हुआ, उत्तर पद प्रधान कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे राजा का कुमार, कुमार ही तो प्रधान है, ग्रंथ ही तो मुख्य है, धर्म का है या अन्य ग्रंथ है, लेकिन मेन जो प्रधान जो कहने का जो मूल शब्द है वो क्या है, ग्रंथ ही है, यहाँ कुमार है। ठीक है, तो समझ में आ गया तत्पुरुष समास का तात्पर्य क्या हुआ कि तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और कारक चिन्हों का लोप। ठीक है, ऐसे समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास का
मतलब क्या होता है, कैसे इसकी पहचान करेंगे। तो देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जिस समासिक शब्द का उत्तर पद, देखिए उत्तर पद प्रधान हो, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में, ठीक है, संबंध होता है। किस प्रकार का संबंध होता है? तो उपमान और उपमेय का, ये अथवा विशेषण और विशेष का, ठीक है। उपमान या उपमेय का मतलब कि जब हम किसी के साथ किसी की उपमा करते हैं, ठीक है, उपमा यानी तुलना करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में जो है वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में आपको समझ में आएगा, बड़ा ही आसान है समझ में। देखिए ये आपका पूर्व पद है, ये आपका उत्तर पद है, ये समासिक शब्द है और इसका विग्रह है, ठीक है। देखिए तो देखिए पूर्व पद है चरण प्लस कमल। चरण कमल आपस में जुड़ा, आपस में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण किया जिसका जो हो गया चरण कमल, ठीक है, चरण कमल। तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर पद जो क्या है कमल, ठीक है, कमल ही मुख्य प्रधान है, ठीक है, चरण और कमल में कमल ही प्रधान है, क्योंकि कमल के बारे में ही यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो देखिए चरण कमल, चरण कमल, और इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, यानी चरण की जो तुलना है वो कमल से की जा रही है, उपमा जो है उसकी कमल से दी जा रही है, ठीक है। तो एक उपमा है, एक उपमेय है, दोनों के बीच में एक संबंध है, ठीक है। उसी प्रकार से कमल और नयन, या कमल और नयन, कमल नयन हो गया तो यहाँ पे नयन जो है मुख्य है, उत्तर पद है, नयन की जो उपमा जो है कमल के समान की जा रही है, इसलिए यह कमल के समान नयन, तो यहाँ पे हो गया कर्मधारय। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ उत्तर पद प्रधान हो और उत्तर पद पूर्व पद के बीच में एक संबंध हो, क्या, उपमान और उपमेय का अथवा विशेषण और विशेष का, ऐसी स्थिति में वह कर्मधारय समास होगा, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ साथ अपना महत्वपूर्ण कमेंट भी करते रहें, आपके कमेंट हमें मिलते हैं और जिससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, अगला है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। द्विगु समास के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं कि जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद प्रधान हो। देखिए बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सिंपल है कि ये देखना है कि जिस समासिक शब्द का पहला जो है पूर्व पद जो है किसी न किसी तरीके से संख्या का बोध करवाता है, संख्यावाचक है, तो समझ लीजिए कि वह क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। तो द्विगु समास का जैसे कि यहाँ पे पूर्व पद हो गया आपका त्रि, पूर्व पद, ये उत्तर पद, तो क्या होगा, त्रिलोक। त्रिलोक मतलब क्या हुआ, तीनों लोकों का समूह। ध्यान रखिएगा कि जो द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक हो और किसी न किसी समूह का बोध करवाता हो और उत्तर पद प्रधान हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए त्रिलोक, त्रिलोक में तीनों लोकों का समूह, यानी यहाँ पे संख्या दिखाया जा रहा है, तीनों लोग, त्रि। दूसरा में देखिए चौराहा। चौराहा में क्या हुआ कि चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, यहाँ भी एक संख्या का बोध करवा रहा है। ये आपका विग्रह है, तो विग्रह में यहाँ पे दिख रहा है
त्रिलोक यानी तीनों लोकों का समूह, चौराहा यानी चारों राहों का समूह। तो द्विगु समास बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, इसको समझना बहुत ही आसान है। केवल ध्यान रखना है कि जहाँ पे संख्या का बोध हो रहा हो तो समझ लीजिए कि वो द्विगु समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला है हमारे पास द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है? ठीक है, देखिए, जिस समासिक शब्द का दोनों ही पद प्रधान, उससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस समासिक शब्द का दोनों ही पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। सही समझे, द्वंद्व समास होगा। बड़ा ही आसान समझना है कि देखिए, राजा प्रजा, राजा और प्रजा दोनों ही पद, ठीक है, प्रधान है यहाँ पे। तो देखिए, तो क्या बना? राजा प्रजा, राजा प्रजा। तो यहाँ पे देखिएगा, जब दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो वह द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और इसमें जो है ना, बीच में इसको अगर हम लोग बिगड़ा करेंगे तो वहां पे क्या लगेगा? और ठीक है, और का प्रयोग। ठीक है, तो राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। ठीक है, समझ में आ गया? ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा और गरम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बहुब्री, बहुब्री समास के बारे में। ठीक है, तो बहुब्री समास में एक बात बोलेंगे, पर एक ट्रिक है, इसको पहचानना बड़ा ही आसान है कि बहुब्री समास में ज्यादातर, अधिकांशतः, ठीक है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, उसके बारे में बताया गया हो तो समझ लीजिए कि वो बहुब्री समास है। देखिए, जिस समासिक पद में कोई पद प्रधान न हो, दोनों ही पद अप्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, किसी तीसरे के बारे में बता रहा होता है। अर्थात इसका जो अर्थ है, तीसरा छिपा हुआ अर्थ है, ठीक है, होता है, तो उसे बहुब्री समास कहते हैं। समझ में आया? कि जिस समासिक शब्द में दोनों ही पद प्रधान न हो और दोनों पद मिल करके, ठीक है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा हो, बता रहा हो, अर्थात जब उसका जो शाब्दिक अर्थ, जो शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ ना होकर के वो अर्थ किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा हो, तो ऐसे समासिक शब्द को बहुब्री समास कहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पूर्व पद में पूर्व पद, उत्तर पद, ठीक है, समासिक शब्द, अच्छा, विग्रह। ये देखिए, लंबा प्लस उदर, पूर्व पद है लंबा, उत्तर पद है उदर। ना ही लंबा ही प्रधान है, ना ही उदर ही प्रधान है, ठीक है, दोनों मिलके बनाया लंबोदर, ये समासिक शब्द बना। ठीक है, अब इसका विग्रह करते हैं, तो लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, यानी किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? भगवान गणेश की ओर संकेत किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका छिपा हुआ मीनिंग है, छिपा हुआ अर्थ कौन है? गणेश जी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, 10 पूर्व पद में 10 और उत्तर पद में आनंद, तो क्या बना? दशानंद, दशानंद में इसका विग्रह करते हैं। चलिए, तो 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, 10 है सर जिनके, किनके बारे में कहा जा रहा है? ये रावण के बारे में कहा रहा है। तो ये हो गया आपका बहुब्री समास। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समास सही ढंग से समझ में आ गया होगा। मेरी ये कोशिश थी कि बहुत ही सरल और संक्षिप्त में हम इस पूरे समास को आपके समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे आपको किसी भी आपकी जो परीक्षा है किसी भी उसमें किसी प्रकार की समस्या न रहे और आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट और शेयर से प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और अच्छे नए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।